हेलो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज तुम्हारे लिए इस वीडियो में। देखो बच्चों, हरियाणा में फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2024 में, तो इसके क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज की वीडियो में। इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट 50 PYQ हैं आप लोगों के। हरियाणा में जो भी हमारी अभी फार्मासिस्ट की बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना बच्चों। तो उसके लिए आप लोग जो है प्रेपरेशंस बहुत सारे बच्चे करने स्टार्ट कर भी दिए है ना, और नहीं भी करिए तो स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। ओके, तो इसमें जो है 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें जो है 70 क्वेश्चन हमारे फार्मेसी के थे, 30 जनरल थे ना। तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके अपकमिंग जो है हरियाणा में जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होगा, है ना, उसके लिए। तो प्रीवियस पेपर तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, तो 2024 के पेपर से आपको पता लग जाएगा कि भाई कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज की वीडियो में। तो ये हरियाणा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी और जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, हरियाणा का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है फार्मा ऐप पर। लिंक वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें दिया गया है। ठीक है, तो चेक कीजिएगा और ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन हमारा कह रहे डैश इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ गिवन ड्रग डोज दैट रिचेज द सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म एंड बिकम अवेलेबल फॉर सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में बनती है हमारी, किसकी है ये, बायो अवेलेबिलिटी का, है ना। फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, या फिर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, है ना। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी, है ना। बाकी रिसेप्टर है, डिफ्यूजन बैरियर, फोस्फोलिपिड्स है। तो हमारा आंसर क्या बन गया बच्चों, ऑप्शन ए। थायराइड डायरेटिक्स इंक्लूड, ये हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना, है ना। जब आप डायरेटिक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, लूप डायरेटिक, हाई सीलिंग, हाई एफिकेसी डायरेटिक पढ़ते हो, फिर हमारे थायराइड डायरेटिक्स आते हैं, है ना, मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स में। तो हाइड्रोक्लोरथायराइड, बेंजथायराइड और ट्राइक्लोमीथायराइड सारे ही आते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, सारे ही क्या है हमारे, ये क्या दिए हुए हमें, थायराइड डायरेटिक्स दिए हुए, है ना। नेक्स्ट क्या, स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रेनियल बोन्स एंड डैश फेशियल बोन्स। तो स्कल में कितने, मतलब कह रहे हैं 8 तो क्रेनियल बोन्स है, कितने फेशियल बोन्स होते हैं, 8, 9, 12 या 14। तो स्कल में टोटल होते हैं 22 बोन्स, जिसमें से 8 तो क्रेनियल बोन्स है और 14 जो होते हैं वो फेशियल बोन्स होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे हैं हमारे अंदर टोटल 206 बोन्स होते हैं, जिसमें कि 80 तो एक्सियल स्केलेटल में होते हैं और जो आपकी 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है। तो एक्सियल स्केलेटन की जो 80 बोन्स होती है ना बच्चों, तो उसमें स्कल में 22 होती है, 22 स्कल में होती है, जिसमें से 8 तो क्रेनल की बोन्स होती है, एक फ्रंटल, एक प्राइटल, एक होती है फ्रंटल, 2 प्राइटल, है ना। एक होती है फ्रंटल, 2 प्राइटल, 2 टेम्पोरल, एक इथमोइड, एक स्फिनोइड, एक ऑक्सीपिटल, है ना। 2, 4, 5, 7, 8 हो गए ना। ठीक है, और जो 14 फेशियल बोन्स होती है, 6 आपके मिडल ईयर में ईयर ओसिकल्स होती है, तीनों, एक कान में 3, दूसरे में भी 3, टोटल 6 हो गए। एक हाइड बोन होती है नेक में, 26 बोन वर्टिब्रल कॉलम में होती है, एक स्टर्नम जो कि चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, और 12 पेयर रिब्स। ये टोटल मिला के जो है हमारी 80 जो एक्सियल स्केलेटन की बोन्स हैं। तो इसमें से हमारी 8 तो जो स्कल है उसमें 8 क्रेनियल और 14 फेशियल बोन्स याद रखेंगे। इन द मिडल ईयर कैविटी देयर डैश ऑडिटरी बोन्स। तो मिडल ईयर में हमने देखा भाई 3 बोन, एक कान में 3 है, टोटल 6 होती है। तो हमें तो ऑप्शन में देखो सिर्फ 3 ही दे रखा है, तो हम तो ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। रिब केज कंसिस्ट ऑफ द डैश पेयर ऑफ रिब्स एंड द स्टर्नम। तो रिब केज में क्या क्या आता है, 12 पेयर तो रिब आता है, 12 पेयर रिब्स होती है, और एक स्टर्नम और या ब्रेस्ट बोन आता है। तो रिब्स कितनी है भाई, तो अपनी 12 पेयर्स होती है। ओके, टार्सल आर द डैश बोन इन द एंकल। देखो आपके जो है शॉर्ट बोन्स में कार्पल्स और टार्सल्स आते हैं, है ना। तो ये टार्सल, कार्पल जो होती है बच्चों 8 होती है, और टार्सल जो होती है ना, टार्सल को देख के लग रहा है 7, लग रहा है ना 7, तो ये 7 होती है, कार्पल से एक कम होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 7 होती है। टोटल जो बोन्स होती है हाइंड लिम्ब ऑफ ए मैन, मतलब कि हाइंड लिम्ब, देखो अपने हाथ को हम बोलते हैं 4 लिम्स, पैरों को बोलते हैं हैंड लिम्स। ठीक है, तो एक हाथ की बात करोगे तो 30 होती है, दूसरे हाथ में भी कितनी हो गई, 30 हो गई। एक अगर पैर की बात करेंगे, एक मतलब कि हैंड लिम्ब की, लेग की बात करेंगे तो 30, दूसरे में भी 30, टोटल 120 तो आपके जो है, जो एपेंडिकुलर स्केलेटल देखोगे ना, तो 120 तो आपके हाथ और पैरों में होती है बोन्स की। तो ये पैर की बात कर रहे हैं, हैंड लिम्ब की बात कर रहे हैं, एक में 30 है, तो कैसे कैसे है, एक तो फीमर होती है, एक टिबिया फिबुला,
एक पटेला जो कि सिस्मोइड बोन होता है, नी कैप बोलते हैं, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फेलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैश ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस इफेक्टर, है ना, तो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सीएनएस इफेक्टर की तरफ कौन से, देखो एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस करके जो है सेंस इन्फॉर्मेशन को लेके आता है, सेंसरी, है ना, और एक होते हैं मोटोर न्यूरॉन्स जो कि सीएनएस से इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं इम्पल्स को। तो ये आपसे पूछा है सीएनएस से इफेक्टर, तो ये मोटोर न्यूरॉन्स होते हैं, और अगर इम्पल्स सीएनएस की तरफ लेके जाते हैं वो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट सीएनएस कंसिस्ट हो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सीएनएस में हमारा ब्रेन आता है प्लस स्पाइनल कोड आता है ना, तो यहाँ पर सीएनएस में सिर्फ ब्रेन ही दे रखा, आपको ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन सेपरेट बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शंस, है ना, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मान लो बॉडी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो बॉडी को ना अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो कौन सा प्लेन है, सैजिटल बोलोगे इसको, फ्रंटल या कोरोनल बोलोगे, ट्रांसवर्स बोलोगे या क्रॉस सेक्शन बोलोगे। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है ना बच्चों, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोल दोगे आप, है ना, जो बॉडी को अपर और लोअर पोर्शंस में सेपरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो एनाटॉमिकल जो प्लेन्स है हमारे, है ना, तो ये इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होते हैं जो किस लिए यूज करते हो बच्चों, बॉडी को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल पर्पस के लिए। तो 3 प्राइमरी एनाटॉमिकल प्लेन्स हम पढ़ते हैं, एक तो सैजिटल होता है, दूसरा कोरोनल और तीसरा ट्रांसवर्स जो कि तुम्हारा हॉरिजॉन्टल तुमसे पूछा हुआ था। सैजिटल ना वर्टिकल होता है, कोरोनल भी वर्टिकल है, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल है जो कि हमसे क्वेश्चन बना हुआ है। सैजिटल जो है राइट और बॉडी को ऐसे राइट और लेफ्ट में सेपरेट कर देगा। कोरोनल जो है ये बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट में, एंटीरियर या पोस्टीरियर या फिर वेंट्रल डोर्सल बोल दो, है ना, इन पार्ट्स में, मतलब आगे का फ्रंट मतलब कि और बैक में, मतलब कि जैसे कि इसमें तो मैं 2 डायमेंशन है कैसे दिखाऊंगी ना, ठीक है, तो फ्रंट और बैक में। ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल हो गया जो कि अपर और लोअर पोर्शन में, सुपीरियर या इन्फीरियर भी बोल सकते हो, बॉडी को डिवाइड करेगा, ठीक है। अभी तुमसे हॉरिजॉन्टल बना हुआ था, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में भाई आपका जो है कोरोनल पूछ ले, सैजिटल पूछ ले, तो आपको आना चाहिए। इप्राट्रोपियम इज यूज्ड इन ब्रैडिकार्डिया एंड एवी ब्लॉक रिस्पेक्टिव टू डैश हार्ट, देखो हार्ट रेट, तो ब्रैडिकार्डिया में हार्ट रेट कम हो रहा है तो उसमें यूज़ करो, तो ऑब्वियसली किस लिए यूज़ करोगे, बढ़ाने के लिए ना बच्चों हार्ट रेट को। तो क्या है इप्राट्रोपियम ब्रोमाडोटायर, ये इप्राट्रोपियम क्या है बच्चों, आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। क्या होता है बच्चों, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है। देखो कोलिनर्जिक में क्या होता है, आपका ब्रैडिकार्डिया होता है, तो एंटीकोलिनर्जिक आपके टैकीकार्डिया कराएंगी, हार्ट रेट को बढ़ाएंगी। तो किस लिए यूज़ करोगे बच्चों, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए, ओके। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर डैश ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, भाई इनमें डक्ट्स होते हैं, टू टेक द सिक्रेशन अवे फ्रॉम ग्लैंड टू द साइट ऑफ इट्स फंक्शन। ये ग्लैंड्स है, इनमें डक्ट है, तो ये तुम्हारी कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें डक्ट होते हैं। एक एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन तो डक्ट लेस होती है, इनमें डक्ट नहीं होते बच्चों, है ना, तो लेकिन एक्सोक्राइन में डक्ट होते हैं, जिनमें डक्ट होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ये अपने सिक्रेशंस को लेके जाती है अवे फ्रॉम द ग्लैंड टू द साइट ऑफ इट्स एक्शन, डक्ट के थ्रू लेके जाती है। डक्ट वाली एक्सोक्राइन होती है, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होते, डक्ट लेस होती है, ओके। देखो एक्सोक्राइन में डक्ट होते हैं, डक्ट मतलब ट्यूब्स होती है, दैट कैरी देयर सिक्रेशंस टू स्पेसिफिक लोकेशन इधर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी या इनटू द बॉडी कैविटी, है ना, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होगी, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। और जो एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता, डक्ट लेस ग्लैंड्स होती है, ये अपने सिक्रेट करती है हार्मोन्स डायरेक्टली टू ब्लड स्ट्रीम और डू नॉट हैव डक्ट, डक्ट लेस ग्लैंड एंडोक्राइन, और डक्ट जिसमें होते हैं वो एक्सोक्राइन, ध्यान रखना। आर्टीरियल वैसोलेटर आर गिवन टू डैश ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंशन, देखो हाइपरटेंशन बीपी बढ़ा हुआ है ना, हाइपरटेंशन हो रखी है, तो आप वैसोडाइलेटर वेसल्स को डायलेट करा देंगे, जिससे क्या होगा भाई बीपी कम कराएंगे ये। तो गिवन टू किसके लिए दोगे बच्चों, लो कराने के लिए, जो ब्लड प्रेशर को कम कराने के लिए देते हैं, तो ऑप्शन आपका ए सिंपल सा हो जाएगा, है ना। तो इसमें हमने पढ़े एक तो आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, एक आर्टीरियल वैसोडाइलेटर में जैसे कि मिनॉक्सिडिल, है ना, MDS से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट है। कह रहे वॉल ऑफ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर है भाई, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, पढ़ते हो आप लोग। वॉल्स जो होती है हार्ट के चैम्बर्स की आर मेड ऑफ डैश मसल्स कॉल्ड मायोकार्डियम, तो भाई हार्ट की जो मसल्स होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्डिक मसल्स होंगी हार्ट की, सिंपल से सिंपल कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। स्मूथ स्केलेटल स्ट्रेटेड नहीं होती, हमारी कार्डिक मसल्स होती है हमारे हार्ट की। रिब, शोल्डर ब्लेड, हिप बोन एंड क्रेनियल बोन्स आर, देखो तुम्हारी 12 पेयर रिब्स आपने पढ़ी है, रिब्स होती है, शोल्डर ब्लेड जो है, हिप बोन है, क्रेनियल बोन्स, ये क्या है, लॉन्ग बोन्स तो नहीं होती, लॉन्ग्स में फीमर, टिबिया, फिबुला ये सब होते हैं ना। शॉर्ट बोन्स में कार्पल, टार्सल होते हैं। फ्लैट बोन्स होती है, इरेगुलर भी नहीं होती। तो ये जो है हमारी क्या होती है बच्चों, फ्लैट बोन्स में रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गया, है ना,
तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो लॉन्ग बोन्स में फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। शॉर्ट में कार्पल, स्टार्सल्स आ जाएंगी। इरेगुलर में हमारी वर्टिब्री की जो बोन्स होती है और कुछ स्कल की बोन्स भी होती है। फ्लैट में जैसे स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, स्कल की बोन्स भी आते हैं। सिस्मोड में पटेला आती है। ओके, स्मूथ मसल्स इज ऑल्सो कॉल्ड। स्मूथ मसल्स जो होते हैं, स्मूथ है भाई, कोई भी स्ट्रिएशंस, नॉन स्ट्रेटेड है ये स्मूथ मसल्स। क्या कहोगे इनको? स्मूथ मसल्स हमारी स्ट्रेटेड तो होती नहीं, इनमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होती क्योंकि स्मूथ होती है। हाँ, इनवॉल्यूंट्री होती है, वॉल्यूंट्री नहीं होती। स्केलेटल मसल्स भी नहीं है ये इनवॉल्यूंट्री मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स। ओके, ऑप्शन बी। देखो स्मूथ मसल्स जो होती है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच्ड होती है, स्पिंडल शेप होती है, कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है क्योंकि स्मूथ है, अनस्ट्रेटेड होती है और इनवॉल्यूंट्री होती है। अब कार्डिक मसल्स होती है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती है लेकिन ब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल होती है, स्ट्रेटेड होती है बच्चों, इस पर स्ट्रिएशंस होती है, इनवॉल्यूंट्री होती है। ओके, स्केलेटल मसल्स बच्चों वॉल्यूंट्री होती है, एक बात तो इंपॉर्टेंट, वॉल्यूंट्री होती है, स्ट्रिएटेड होती है, ये सिलिंड्रिकल होती है, अनब्रांच और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। कई बार क्वेश्चन बना है, देखो इसी पेपर में देख लो, ये इससे 2 से कितने क्वेश्चन बन गए ना। स्केलेटल मसल्स इज ऑल्सो कोल्ड है। स्केलेटल मसल्स को क्या कहोगे? स्ट्रिएटेड, स्केलेटल स्ट्रिएटेड होती है, इनवॉल्यूंट्री नहीं होती, वॉल्यूंट्री होती है स्केलेटल मसल्स, है ना। देखो स्ट्रिएटेड भी है, वॉल्यूंट्री भी है, तो आंसर बना ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, सिंपल सा। डैश स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स और टेस्टिस। टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स से सिक्रेट होने वाला स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है? इनिबिन, मेलाटोनिन तो पीनल ग्लैंड का हार्मोन है बच्चों, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो ये आपका होता है ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन में आता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस। ओके, शैलो डिप्रेशन जिसे क्या कहते हैं? कोल्ड ग्लिनोइड फोसा फॉर्म डैश जॉइंट विद ह्यूमरस। ह्यूमरस जो कि हमारी ह्यूमरस बोन होती है, ह्यूमरस के साथ में ये बनाता है कौन सा जॉइंट? सैडल जॉइंट तो आपके थंब में होता है, कार्प मेटाकार्पल जॉइंट होता है थंब, है ना। प्लेनर कॉन्डिलोइड नहीं होगा। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है, शोल्डर जॉइंट। तो ठीक है, शोल्डर जॉइंट बनता है, ह्यूमरस जॉइंट बनाता है किसके साथ? ग्लिनोइड फोसा के साथ में, है ना। ये शैलो डिप्रेशन होता है, ग्लिनोइड फोसा, ठीक है। तो ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है कौन सा? शोल्डर जॉइंट। ओके, ग्लिनोइड फोसा एक शैलो डिप्रेशन होता है स्कैपुला में, ठीक है, जो कि शोल्डर ब्लेड जिस तुम कहते हो, शोल्डर ब्लेड जो है आपका स्कैपुला, है ना। स्कैपुला में एक डिप्रेशन है जिसे हमने ग्लिनोइड फोसा कहा, ठीक है। वो आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। तो आपकी जो ह्यूमरस बोन है उसका मान लो, जैसे मान लो ये ह्यूमरस बोन का हेड है, मान लो ऐसे, तो हमारे जो स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड, उसमें एक डिप्रेशन है ह्यूमरस, मतलब इस तरीके से, कुछ भी मैं तुमको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ थोड़ा सा ना। तो मतलब इस तरीके से जो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस ये आर्टिकुलेट होगा इन द ये जो डिप्रेशन है ना, ग्लिनोइड फोसा, स्कैपुला का डिप्रेशन होता है स्कैपुला में, तो इसके साथ ये आर्टिकुलेट करेगा और हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। एक और ऐसा एग्जांपल हिप जॉइंट में होता है, वो भी इस पेपर में पूछा हुआ है। देखो भाई कितने क्वेश्चन बने हैं। एसिटाब्यूलम इज द सॉकेट इन द हिप बोन। हिप बोन में एक सॉकेट है एसिटाब्यूलम, दैट फॉर्म ए डैश जॉइंट विद फीमर। अब ये फीमर के साथ में बना रहा है हिप जॉइंट बच्चों, वो भी किसका एग्जाम्पल है? बाल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल पढ़ते हो, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, दोनों पूछ लिए, है ना। शोल्डर जॉइंट कैसे बन रहा है? ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट कर रहा है कहाँ पर? जो ग्लिनोइड फोसा है ना, स्कैपुला में एक डिप्रेशन है, स्कैपुला में डिप्रेशन है, ग्लिनोइड फोसा, वहाँ पर ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट कर रहा है। और जो हमारा ये तो बन गया शोल्डर जॉइंट। अब हिप जॉइंट कैसे बना? हिप जॉइंट में जो एसिटाब्यूलम होता है ये सॉकेट होता है हिप बोन में, ये बनाता है। तो आपका जो है दैट फॉर्म ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द फीमर के साथ में। ओके, यहाँ पर फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा एसिटाब्यूलम कैविटी में, मतलब एक जो हिप बोन में, एक तरीके से सॉकेट बोल दो, कैविटी बोल दो, एसिटाब्यूलम होता है जहाँ पर फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा जो कि हिप जॉइंट है ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बच्चों एक और बात है, वाइड रेंज ऑफ मोशन होता है इन मल्टीपल प्लेन्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है। राउंड हेड फीमर का फिट होता है कप शेप एसिटाब्यूलम ऑफ द पेल्विस। ओके, सैडल जॉइंट आपको पता है थंब में होता है ना। रिस्ट जॉइंट कॉन्डिलोइड जॉइंट का एग्जांपल है। क्या व्हेन कंसिडरिंग बॉडी वेट यूजुअल डोज फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इज गिवन बाय द डैश रूल, है ना।
बॉडी वेट पे बेस्ड फॉर्मूला में हमारा क्लार्क फॉर्मूला आता है ना। तो वेट ऑफ द चाइल्ड अगर पाउंड में होता है तो इसको डिवाइड करोगे 150 से इंटू अडल्ट डोज, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बॉडी वेट पे बेस्ड फॉर्मूला है हमारा क्लार्क फॉर्मूला। अगर एज पे बेस्ड फॉर्मूला की बात करते तो यंग्स फॉर्मूला आता है। यंग्स फॉर्मूला आता है बच्चों, यंग्स फॉर्मूला क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है, दिस इज यंग्स फॉर्मूला। डिलिंग्स फॉर्मूला क्या होता है, एज इन ईयर्स डिवाइड करोगे बच्चों इसको 20 से इंटू अडल्ट डोज होता है। ओके, अब इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों तुम्हारा फ्राइड्स फॉर्मूला आता है, एज इन मंथ को डिवाइड करोगे 150 से। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या, अगर तुमसे कोई पूछे इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट कैसे करोगे, भाई हम फ्राइड्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है भाई बताओ, एज है मंथ में एज है, उसको 150 से डिवाइड करके अडल्ट डोज से डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये इन्फेंट के डोज के लिए फ्राइड्स फॉर्मूला। ठीक है, एक होता है काउलिंग फॉर्मूला भी होता है, मतलब इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे पास जो है ये बॉडी वेट पे बेस्ड फॉर्मूला है, सरफेस एरिया पे बेस्ड फॉर्मूला, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना। ये होता है एज एट द नेक्स्ट बर्थडे, उसको डिवाइड करोगे 24 से, मल्टीप्लाई कर दोगे अडल्ट डोज से। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा क्लार्क फॉर्मूला मेरे हिसाब से ऑप्शन बी समझ आ गया तुम्हें। एक काउलिंग फॉर्मूला भी कह रखा है कि बल्कि कैलकुलेट करते हो पीडियाट्रिक डोज को, है ना। तो ये चाइल्ड की जो एज होती है एट द नेक्स्ट बर्थडे उससे डिटरमाइन करते हैं डोज बाय डिवाइडिंग द एज एट द नेक्स्ट बर्थडे बाय 24 से डिवाइड कर दोगे ना। तो एज एट द नेक्स्ट बर्थडे पे जो एज है उसको डिवाइड करोगे 24 से, मल्टीप्लाई कर दोगे अडल्ट डोज से, दिस इज काउलिंग फॉर्मूला। ये हिस्टोरिकल लेस प्रिसाइज, बहुत ही मतलब कम, मतलब ये है प्रिसाइज फॉर्मूला कंपेयर टू वेट बेस्ड सरफेस एरिया मेथड है ना, इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, बाकी हमें पता होना चाहिए, क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए। वेंट्रिकल्स आर कैविटी विद इन द ब्रेन। देखो ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं भाई, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। कितने वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों ब्रेन में, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। कितने होते हैं, 4। एक तो होता है राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल हो गए, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल, टोटल 4 वेंट्रिकल याद रखने हैं। वर्ड ड्रग इज डिराइव्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रोग। ड्रोग का मतलब क्या होता है, गैसेस सब्सटेंस, ड्राई सब्सटेंस, वेट या मोइस्ट, तो इसका मतलब होता है ड्राई सब्सटेंस होता है। ओके, जैसे वेंट्रिकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ डैश कैविटी। देखो हमारी बॉडी में जैसे कि क्रेनल कैविटी होती है, वर्टिब्रल कैविटी होती है, फिर तुम्हारी जो है ये अलग अलग कैविटीज़ होती है ना। थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी में जैसे कि हमारा लंग्स है, हार्ट है, उसके बाद एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी, एब्डोमिनल प्लस पैल्विक कैविटी जुड़ के बनती है। वेंट्रल कैविटी जो होती है ना, वेंट्रल कैविटी, इसमें हमारी एक तो आती है थोरेसिक कैविटी आती है, एक एब्डोमिनल, मतलब देखो वेंट्रल कैविटी में आता है थोरेसिक कैविटी प्लस एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी, एब्डोमिनल और पैल्विक दोनों आती है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन डी करोगे, बोथ बी एंड सी। थोरेसिक भी आती है, एब्डोमिनल भी आती है, वर्टिब्रल नहीं आती, ना ही क्रेनियल आती। ठीक है, वेंट्रल कैविटी में हमारा थोरेसिक आता है जिसमें कि हमारा हार्ट होगा, हमारी 12 पेयर रिब्स है, फिर जो डायफ्राम के जो है ऊपर है ना थोरेसिक, और एब्डोमिनल कैविटी और पैल्विक कैविटी, तीनों कैविटी मिलके हमारी वेंट्रल कैविटी बनाती है। तो ऑप्शन डी हो गया तुम्हारा। कह रहा है वेंट्रल कैविटी जो है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में कैविटी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है, इसमें थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल पैल्विक कैविटी आती है, एब्डोमिनल पैल्विक कैविटी में एब्डोमिनल और पैल्विक कैविटी आती है। ओके, कह रहा डैश इज ग्लूकोज पॉलीमर फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया एंड लिंक्ड बाय 1,6 इंस्टेड ऑफ टिपिकल 1,4 बॉन्ड, है ना। तो हम पढ़ते हैं भाई, देखो हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं, मतलब कि आप पढ़ते हो पॉलीसेकेराइड्स, है ना, मोनोसेकेराइड्स से जुड़ के बनते हैं, है ना। तो मोनोसेकेराइड्स के बीच में बच्चों जैसे कि α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ या फिर α1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का पॉलीमर है जो बनता है फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया लिंक्ड बाय 1,6 इंस्टेड ऑफ टिपिकल 1,4 बॉन्ड। देखो टिक्लोपिडिन तो तुम्हारी एंटीप्लेटलेट ड्रग है, काट ही दो। टिक्लोपिडिन काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग है, P2Y12 ब्लॉकर है बच्चों। रिसेंटली पता नहीं कितने ही एग्जाम में ये एंटीप्लेटलेट से क्वेश्चन बन गया, तो आपको एंटीप्लेटलेट के बारे में आना चाहिए सारा कुछ। ओके, P2Y12 ब्लॉकर में टिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रासोग्रिल, टिकाग्रिल, 4 ड्रग मैं तुमको बताती हूँ। हीरोडीन जो है एंटीकोएगुलेंट होता है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। जिलेटिन क्लोराइड्स भी नहीं होगा। डेक्स्ट्रान जो कि हमारा ग्लूकोज का पॉलीमर है
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डेक्स्ट्रान कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होता है, ग्लूकोज से बनता है, सिंथेसाइज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि ल्यूकोनोस्टोक मेजेंटिनोइड्स हो गया फ्रॉम सुक्रोज, है ना। तो इसकी मेन चेन बैकबोन कंसिस्ट प्राइमरीली, इसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है एज अपोज टू अल्फा 1,4 लिंकेज फाउंड इन स्टार्च या ग्लाइकोजन में जो पाई जाती है। अल्फा 1,4 वो नहीं होती, हमारे डेक्स्ट्रान में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है डेक्स्ट्रान। द डैश कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ मोस्टली फ्लैट सेल्स, मैनी लेयर्स है मोस्टली फ्लैट सेल्स की, ऑल्दो लोअर सेल्स राउंडेड होती है ना। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है, सिंपल कोल्यूमनार में, तो सिंपल कोल्यूमनार में कॉलम्स की जैसी कॉलम्स वाली ये सेल होंगी। क्यूबॉइडल में भाई क्यूब लाइक होंगी तुम्हारी, क्यूब है ना, अ कॉम्प्लेक्स क्यूबॉइडल। तो ये तुम्हारा होता है मैनी लेयर्स ऑफ मोस्टली फ्लैट सेल्स, लोअर सेल्स राउंडेड होती है। ये आपके स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात हो रही है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज डिफाइंड एज हैविंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ द विद द टॉप सरफेस सेल्स बीइंग फ्लैट, टॉप वाली फ्लैट होती है, द लोअर बेसल लेयर्स राउंडेड या फिर क्यूबॉइडल कॉलमनर कुछ भी हो सकती है। These cells divide at the base and become flat as they move toward the surface. This tissue is found in areas of high friction जैसे कि स्किन हो गया, ईसोफेगस और माउथ। कह रहे विटामिन के प्रमोट द हिपैटिक गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू ऑन द प्रिकर्सर ऑफ द फैक्टर। तो आपने पढ़ा है विटामिन के जो है कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कराता है। भाई हमने पढ़ा 2, 7, 9 और 10, 2, 7, 9 और 10 ले रखे, इसमें सारे दे दिए बच्चों, ऑप्शन डी हो गया ऑल आपका। विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन इज ए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है जो कि इसेंशियल होता है फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, ठीक है। ध्यान रखना ये ब्लड की क्लोटिंग के लिए इसीलिए जरूरी होता है, 2 7 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हैमरेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ओके। 1 लीटर ऑफ ब्लड कंटेन डैश ऑफ आयरन। भाई 1 लीटर ब्लड में कितना आयरन प्रेजेंट है बताओ। तो भाई कह रहे हैं कि 500 mg आयरन होना चाहिए। भाई तुम्हारा 1 लीटर ब्लड कंटेन 500 mg ऑफ आयरन, ऑप्शन बी 0.5 ग्राम हो जाए। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं 1 लीटर, अच्छा 1 लीटर में कह रहे हैं कि हमारा 500 mg होना चाहिए, तो कह रहे हैं 0.5 mg आयरन प्रेजेंट होता है एवरी ml ऑफ ब्लड। ml की बात हो रही है बच्चों, हमने लीटर की बात करी, यहाँ पर लिखा है ml में 0.5 mg होता है। अब 1 ml में 0.5 mg है तो 1 लीटर ऑब्वियसली 1000 ml में कितना हो जाएगा 500 mg हो जाएगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखो। डैश इज अ वाटर सोल्यूशन ऑफ मिनरल्स, गैसेस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स दैट इज फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस के बीच में है। वाटर सोल्यूशन है, इसमें मिनरल्स है, गैसेस है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी होती है बच्चों इसमें। लाइसोसोम तो खुद ही एक सेल ऑर्गेनल्स है, सुसाइडल बैग इसे बोलते हो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनल्स है, पावर हाउस होता है सेल बोलते हो, एटीपी का प्रोडक्शन होता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये भी सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये साइटोप्लाज्म तुम्हारा होता है बच्चों, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज अ प्लाज्मा विच इज अबाउट डैश ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। देखो ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड में आपका क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और एक प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा बच्चों लगभग तुम्हारा जो है 55% प्लाज्मा है और 45% आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं। देखो प्लाज्मा 10 से 20, 22 से 34 या 35 से 45 नहीं होता बच्चों, ये होता है 50, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेंगे 52 से 62% तक, ओके। प्लाज्मा में मेनली वाटर, लगभग 90% तक वाटर होता है, ओके। नेक्स्ट डैश डिनोट द इनएक्टिवेशन या किलिंग ऑफ पैथोजेंस जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। डिसइंफेक्शंस, इन्फेक्शन, कंटामिनेशन, तो ये आपका डिसइंफेक्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोमल नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। देखो ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोमल नंबर ना बच्चों हाफ हो गया और एक होता है जिसमें क्रोमोसोमल नंबर सेम रहता है, तो ये माइटोसिस में सेम रहता है बच्चों और मियोसिस में हाफ हो जाएगा, मियोसिस, ओके, याद रखना है, ठीक है। माइटोसिस में सेम रहता है नंबर और मियोसिस में आधा हो जाता है, तो कह रहे हाफ हो जाता है, किस में होता है मियोसिस में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्म का टूटना, कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस का टूटना, माइटोसिस वही सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ नहीं होता, सेम रहता है। ओके, तो ऑप्शन ए हो गया मियोसिस। मियोसिस कह रहा है स्पेशलाइज सेल डिवीजन होता है दैट रिड्यूस द क्रोमोसोमल नंबर बाय हाफ टू प्रोड्यूस हैप्लोइड डॉटर सेल फ्रॉम डिप्लॉइड पेरेंट सेल। दिस प्रोसेस क्रूशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मिंग गैमिट्स, गैमिट्स में बच्चों मियोसिस होता है ना, एंड एंश्योर दैट क्रोमोसोमल नंबर रिमेन कॉन्स्टेंट अक्रॉस जनरेशन। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो प्राइमरी कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स होते हैं। एम फेज जो कि माइटोटिक फेज सेल साइकिल में, तो दैट अलोज सेल टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ओके, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। ओके, RAA सिस्टम इन फार्माकोलॉजी रेफर्स टू, है ना, रैनिन, आर से होता है रैनिन, रैनिन है ना, ये वाला रैनिन होता है, ये वाला रैनिन नहीं होता, ध्यान रखना बच्चों। देखो कितने सिमिलर ऑप्शंस है, तुम एक बार ये बात देखो। अब अगर नहीं पता इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं पता तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये आपका रैनिन ये वाला एक एन वाला है, दो एन वाला नहीं होता बच्चों। तो रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन होता है, अगर एस और लगा देते यहाँ पर तो सिस्टम होता। रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास सिस्टम होता है। जब कभी भी तुम्हारा बीपी कम हो जाता है, किडनी सेंस कर लेती है और क्या करती है, रैनिन रिलीज कराती है। अब भाई ये रैनिन क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 से बनेगा एंजियोटेंसिन 2 बाय द एक्शन ऑफ एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है बच्चों, वैसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के बीपी बढ़ा देता है। ओके, अब कभी तुम्हें हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पढ़ते हैं हम एस इनिबिटर्स होते हैं जो यहाँ पर इसको एस एंजाइम को इनिबिट करा देंगे, डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर जो इस रैनिन को इनिबिट करा देंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से तुमसे क्वेश्चन सिंपल सा बना हुआ है, रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है ऑप्शन बी। रैनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड का वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, है ना। तो इसमें रैनिन होता है, एंजियोटेंसिन 2 होता है, एल्डोस्टेरोन होता है ना। एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, एल्डोस्टेरोन बच्चों सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कराता है। फार्माकोलॉजिकल इस सिस्टम को इनिबिट कराना हम यूज़ करते हैं किसके लिए, हाइपरटेंशन को ट्रीट करना हो, है ना, हार्ट फेलियर और क्रोनिक किडनी डिजीज, तो इस सिस्टम को हम इनिबिट कराते हैं। ओके, नेक्स्ट है एस इन फार्माकोलॉजी। तो मैंने तुमको अभी बताया एस, है ना, तो एस इनिबिटर्स होता है जैसे कि तुम्हारे प्रिल वाले, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब प्रिल वाले एस इनिबिटर होते हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनाता है बच्चों। तुमसे तो सिंपल ही पूछा एस इन फार्माकोलॉजी रेफर्स टू, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कलेक्टिंग नहीं होता कन्वर्टिंग होता है, ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट है। माइकोसिस आर मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डर्मेटोफाइट्स विच अफेक्ट द, तो ये देखो बच्चों केराटिन जहाँ पर होता है उनको अफेक्ट करते हैं, स्किन, हेयर, नेल सभी को अफेक्ट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। क्या डर्मेटोफाइट्स ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड केराटिनोफिलिक फंजाई होती है ना, दैट रिक्वायर केराटिन की जरूरत है उनको ग्रोथ के लिए। दे कोज इन्फेक्शंस नोन एज डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया विच स्पेसिफिकली टारगेट केराटिनाइज्ड टिश्यू ऑफ द बॉडी, जैसे कि स्किन, हेयर, नेल्स, है ना। तो स्किन में जो इन्फेक्शन के नाम लिखे हुए हैं, इन्फेक्शन जैसे टीनिया कॉर्पोरिस होता है ना, टीनिया पैडिस एथलीट फूट, टीनिया क्रूरिस। ओके, हेयर में इन्फेक्शन जो टीनिया कैपिटिस होता है और टीनिया बार्बी, और नेल्स में जो है टीनिया अनगुइन या ओनिकोमाइकोसिस। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है, इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय डैश मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड वेरी डैश स्टेबिलिटी। नाइट्रोग्लिसरीन जो है बच्चों, तो इसकी जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है वो हाई होती है और स्टेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। ओके, तो यही पूछा हुआ है हमसे, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो नाइट्रोग्लिसरीन है ये हाईली लिपोफिलिक होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी हाई होती है, रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाएगा मेम्ब्रेन के थ्रू, और स्टेबिलिटी लो है, हाईली वोलेटाइल है, केमिकली अनस्टेबल होता है, ऑफन रिक्वायरिंग रेफ्रिजरेशन एंड स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग की से ज़रूरत होती है टू प्रिवेंट रैपिड डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ पोटेंसी। कह रहा है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एनेस्थेटिक पोटेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द, तो एनेस्थेटिक की पोटेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन से, है ना।
जितना कम मिनिमल एलोविल MAC होता है उतना ही ज़्यादा पोटेंसी होता है बच्चों। ओके, तो ये मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन मेरे बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कह रहा है MAC का मतलब है, कैसे डिफाइन करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक इन द एल्वियोली एट 1 एटमॉस्फेयर दैट प्रिवेंट मूवमेंट इन 50% ऑफ सब्जेक्ट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टैंडर्ड पेनफुल स्टिमुलस, है ना। तो इसको इट इज़ यूज टू कंपेयर द पोटेंसी ऑफ वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट। कह रहे लोअर MAC वैल्यू इंडिकेट करता है मोर पोटेंट तुम्हारा एनेस्थेटिक है। ओके, कह रहे लोकल एनेस्थेटिक इन क्लिनिकल यूज आर यूजुअली डैश अमीन्स, क्या होते हैं भाई, ये प्राइमरी सेकेंडरी क्वार्टनरी, हमारे जनरली क्या होते हैं, ये टर्शरी अमीन्स होते हैं, है ना। लोकल एनेस्थेटिक से तुम्हारा लिडोकेन हो गया, बुपिवाकेन, प्रोकेन, ये हमारे टर्शरी अमीन्स होते हैं। कह रहे डैश एनेस्थीसिया इज अ स्टेट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल इनिबिशन होता है सेंट्रल नर्वस फंक्शंस का, ड्यूरिंग विच सर्जिकल प्रोसीजर्स कैन बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल कॉन्शियसनेस एब्सेंस है बच्चों, है ना। तो ये कौन सा है, जनरल, स्पाइनल, लोकल या रीजनल, तो ये हमारा जनरल एनेस्थीसिया हो रहा है बच्चों, है ना। स्पाइनल, लोकल, रीजनल में तो कॉन्शियस जो कॉन्शियसनेस एब्सेंट नहीं होती, है ना। लेकिन यहाँ पर ये है जनरल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जनरल एनेस्थीसिया की बात हो रही है। जनरल एनेस्थीसिया इज डिफाइंड एज ड्रग इंड्यूस्ड रिवर्सिबल डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एमनेसिया, एनाल्जेसिया एंड इमोबिलिटी। अनलाइक लोकल या रीजनल जो आपके टेक्निक्स होती हैं दैट ओनली नंबर स्पेसिफिक एरिया, है ना। लोकल में कोई लोकल एनेस्थेटिक्स आपके कोई स्पेसिफिक एरिया को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, है ना। जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं टोटल लॉस ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसेशन थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, अलोइंग सर्जिकल प्रोसेस टू बी परफॉर्म व्हाइल द पेशेंट इज फुली अनकॉन्शियस। ओके, cerebellum is separated from the medulla and pons by the dash ventricle. थर्ड फोर्थ लेटरल या लेफ्ट, तो फोर्थ वेंट्रिकल भाई सेपरेट करेगा फोर्थ वेंट्रिकल मेडुला एंड पोन्स को सेरिबेलम से, ठीक है। सेरिबेलम इज सेपरेटेड फ्रॉम मेडुला एंड पोन्स बाय फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट, डैश एक्ट एट मेम्ब्रेन रिसेप्टर फॉर विसरोमोटोर न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। तो कौन इसमें से एक्ट करेगा मेम्ब्रेन रिसेप्टर पर फॉर विसरोमोटोर न्यूरोट्रांसमीटर, तो कह रहे हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक, सिम्पैथोमिमेटिक, पैरी सिम्पैथोमिमेटिक है या फिर बोथ एंड भी। तो ये सिम्पैथोमिमेटिक और पैरासिम्पैथोमिमेटिक दोनों बच्चों यहाँ पर एक्ट करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर हमारा जो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ANS विसरोमोटोर न्यूरोट्रांसमीटर हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन हो गया, नोरापिनेफ्रिन हो गया, जो एक्ट करते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स और फिर वेक्टर टिश्यू की स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स या ग्लैंड्स टू रेगुलेट इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। ओके, चलो लोग तो हमारे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही यहाँ पर काम करेंगे, है ना। लोकल एनेस्थेटिक्स रिवर्सिबल इनहिबिट कराते हैं इम्पल्स जनरेशन एंड प्रोपेगेशन इन, तो कहाँ पर मसल्स में, बोन्स में, नर्व्स में या स्किन में, तो नर्व हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा नर्व। ओके, चलो लोकल एनेस्थेटिक बाइंड करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑन द इनर सर्फेस ऑफ नर्व मेम्ब्रेन, रिड्यूस या एलिमिनेट कराते हैं रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन नेसेसरी फॉर डिपोलराइजेशन। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है इन ए लोकलाइज एरिया विदाउट डैमेजिंग द नर्व। ओके, डैश इज अल्फा 2 एगोनिस्ट है बच्चों, हुज हाई लिपोफिलिसिटी डाइक्लोरोफिनाइल रिंग की वजह से इसकी हाई लिपोफिलिसिटी होती है, परमिट रैपिड पेनिट्रेशन थ्रू द ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर से ये रैपिडली पेनिट्रेट हो जाती है। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट है तुम्हारा कौन सा, ग्वांथडीन, क्लोनिडीन, मिथाइलडोपा, रिजर्पिन, इन चारों में से क्लोनिडीन ही तो हमारा अल्फा 2 पे एगोनिस्ट होता है बच्चों। क्लोनिडीन जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है बच्चों हमारा जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है, सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक सिम्पैथोलिटिक जो है ना उसमें तुमने पढ़ा होगा। ये हाईली लिपोफिलिक होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, विच अलो इट टू रैपिडली पेनिट्रेट ट्रिपल बी। अब बाकी एक बार स्ट्रक्चर इसका देख लेना, तो इसमें होता है 2 नंबर पे 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल अमीनो 2 इमिडाजोलिन इसमें रिंग प्रेजेंट है। ओके बच्चों, डैश आर एडमिनिस्टर्ड इनटू कोनियम ऑफ स्किन यूजुअली इन वॉल्यूम ऑफ अबाउट 10th ऑफ ए मिलीलीटर, है ना। ml का भी 10th मतलब कि इतना कम, मतलब ml का 10th मतलब कि 0.1 ml,
है ना, इतना वॉल्यूम तुम एडमिनिस्टर कर रहे हो। इंट्राडर्मल में, इंट्रावीनस में, इंट्रामस्कुलर, रेक्टल। तो भाई इंट्राडर्मल होता है, जैसे कि BCG वैक्सीन को इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, है ना बच्चों। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इंट्राडर्मल इंजेक्शंस को एडमिनिस्टर करते हैं बच्चों डर्मिस में, इंट्राडर्मल विद इन द डर्मिस, ओके, लेयर ऑफ द स्किन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। इसको टिपिकली यूज फॉर स्मॉल वॉल्यूम्स अबाउट 10th of ml, मतलब 0.1 ml, एज डर्मिस कैन ओनली होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। कॉमनली इसको एलर्जी टेस्टिंग के लिए, TB टेस्ट के लिए और वैक्सीनेशन के लिए, जिसकी BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग, ओके। वाइट मैटर इन द स्पाइनल कोड और ब्रेन दैट ट्रांसमिट इम्पल्स टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेंसरी ट्रैक्ट कहोगे, रिसेप्टर कहोगे, सेंसरी न्यूरॉन से सेंसरी एरिया। तो ये सेंसरी ट्रैक्ट ये ट्रैक्ट होते हैं बच्चों, इन्हें सेंसरी ट्रैक्ट कहेंगे। वाइट मैटर इन स्पाइनल कोड एंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन्स व्हेन दीज एक्सोन्स आर ग्रुप टुगेदर टू ट्रांसमिट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सेंसरी मोटोर सिग्नल टू ए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। इन्हें हम ट्रैक्ट कहते हैं। सेंसरी ट्रैक्ट को हम असेंडिंग ट्रैक्ट भी कहते हैं। स्पेसिफिकली कैरी करता है नर्व इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कोड से अपवर्ड टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, the granular leukocytes are the dash which usually have nuclei in 2 or more lobes or segments and have distinctly colored granules when stained। देखो ल्यूकोसाइट्स तुम्हारी जो WBCs होती है, एक तो ग्रेनुलोसाइट्स होती है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होती है। तो यहाँ पर सिंपल तुम्हें ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पूछा हुआ है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स तीनों ही ग्रेनुलोसाइट्स में आती है। और अगर ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं। तो एक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स के बारे में बता रखा है कि भाई इनमें न्यूक्लियाई होते हैं, 2 और मोर लोब्स या सेगमेंट्स हैव डिस्टिंक्टली कलर ग्रेनुल्स व्हेन स्टेन्ड, ठीक है। तीनों ही आपके ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं। ऑप्शन डी हो गया। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज आर द फर्स्ट ब्रांच होती है बच्चों, हमारा जो ओटा होता है ना, लार्जेस्ट आर्टरी जो कि पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करनी होती है इस ओटा ने। तो ये होता है बच्चों असेंडिंग ओटा होता है, फिर आर्च ऑफ ओटा, फिर डिसेंडिंग ओटा। तो अलग अलग ब्रांचेस निकलती है इनसे, है ना। तो हमारा जो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई करेगी बच्चों, ये असेंडिंग ओटा से ये राइज होती है। फर्स्ट ब्रांच होती है किसकी, असेंडिंग ओटा की होती है भाई, है ना। तो ये सुपीरियर, ये तो वीना क्या हुआ, तो वेंसी हो गए बच्चों, है ना। तो यहाँ पर डिसेंडिंग में ऑप्शन भी होगा असेंडिंग ओटा। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन कोज अ ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड टू, है ना। इंटेस्टाइन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा तो कंसंट्रेशन ब्लड में क्या होगा, कह रहा सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो भाई ड्रग का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इंक्रीज। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर प्रिपेयरिंग एन ओरल सस्पेंशन, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। भाई कोई भी ड्रग का तुम ओरल सस्पेंशन बनाते हो तो कह रहे हैं उसके बहुत सारे रीजंस है, इसमें देखो कौन सा सही है। कह रहा है सर्टेन ड्रग्स केमिकली अनस्टेबल होती है व्हेन इन सॉल्यूशन बट स्टेबल व्हेन सस्पेंशन, बिल्कुल सही है। फॉर मैनी पेशेंट्स लिक्विड फॉर्म प्रेफर करते हैं ओवर द सॉलिड फॉर्म, ये भी सही है। ड्यू टू ईज ऑफ स्वैलोइंग, ये बात भी करेक्ट है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डोज एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफाई फॉर एक्सीडिंग लार्ज डोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ही रीजंस करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। दे आर डैश पेरो स्पाइनल नर्व दोज दैट एमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से राइज होते हैं स्पाइनल नर्व जो कि 31 पेयर्स होती है ना। ब्रेन से राइज होने वाली क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती है। तो स्पाइनल नर्व्स हमारे 31 पेयर्स होती है और क्रेनियल नर्व्स पूछते तो 12 पेयर्स होती है, ओके। इंजेक्टेबल सोल्यूशंस मस्ट बी फ्री ऑफ, कोई तुमने सोल्यूशन इंजेक्ट करना है किस से फ्री होना चाहिए भाई, इन्फेक्शियस एजेंट भी नहीं होना चाहिए उसमें, पायरोजन सस्पेंड सभी से जो है फ्री होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा ऑल हो जाएगा, ओके बच्चों। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर टेस्ट सीरीज जो क्रैश कोर्स चाहिए तो FarmMSQ ऐप पे विजिट करना ना भूले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ओके। थैंक यू सो मच।